नमस्कार बच्चों। 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 4 औद्योगिकरण का युग, ये 10वीं क्लास के एसएस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए है। और चैप्टर का नाम हमारा है औद्योगिकरण का युग। तो आज का हम संपूर्ण पाठ का विवरण पढ़ेंगे कि इस पाठ में क्या क्या आएगा। और आप भी अपनी एनसीईआरटी की जो बुक हैं उन बुकों के माध्यम से पूरे पाठ को अच्छी तरह पढ़ लेना, ताकि पाठ के जो प्रश्न आगे करवाए जाएंगे वो प्रश्न आपको समझ आ जाए। इसलिए ज़रूरी है पाठ का अध्ययन करना, पाठ को पढ़ना, और कुछ समझ में नहीं आता है तो उसकी जानकारी हमारे द्वारा फ़ोन के माध्यम से या वैसे ले सकते हैं। तो पाठ हमारा है 4 का औद्योगिकरण का युग। तो पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? आदि औद्योगिकरण। आदि औद्योगिकरण क्या चीज़ है? इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। इस चरण को इतिहासकार आदि औद्योगिकरण का नाम देते हैं। तो क्या कहता है? इंग्लैंड और यूरोप के जो देश थे उनमें फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले, जब बड़े बड़े उद्योग फैक्ट्रियाँ स्थापित नहीं हुई थी, उससे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर जो माल तैयार किया जाता था, जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते थे, और जो प्रोडक्ट जहाँ तैयार होते थे उनको क्या कहते हैं? आदि औद्योगिकरण। मान लीजिए पहले उद्योग नहीं थे, कपड़ा घरों में बनाया जाता था, और भी बहुत से औजार थे, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो उद्योगों के बिना तैयार की जाती थी। तो इतिहासकार ने उस काल को आदि औद्योगिकरण का नाम दिया गया है। दूसरा टॉपिक हमारा है कारखानों का उदय। 18वीं शताब्दी में कई नए आविष्कार हुए, इन्होंने उत्पाद प्रक्रिया के हर क्षेत्र में कुशलता बढ़ा दी थी। तो कारखानों का उदय का क्या मतलब है? कारखानों की स्थापना होने लगी थी, कारखाने बनने लगे थे, नए नए आविष्कार होने लगे थे। तो 18वीं शताब्दी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिससे क्या हुआ? उत्पादन प्रक्रिया थी उसमें वृद्धि होने लगी थी, उसमें तेज़ी आ गई थी, और तेज़ी के साथ साथ उसमें कुशलता भी बढ़ा दी थी। काम करने का ढंग तरीका है और काम करने में साफ सफाई है वो भी आने लग गई थी। अगला टॉपिक हमारा है औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। तो औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार का किस प्रकार से वो तेज़ी आई इसमें? सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। ब्रिटेन के क्या थे? सूती उद्योग और कपास उद्योग। ये दो उद्योग उसके सबसे ज़्यादा फलते फूलते, मतलब सबसे आगे ये उद्योग थे। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए। अब लोहा और स्टील उद्योग भी इससे आगे निकल गए, तो प्रौद्योगिकी बदलाव की गति भी धीमी थी। तो अभी जो बदलाव की गति थी वो क्या थी? धीमी थोड़ी ही, लेकिन रफ्तार ठीक थी। पहले तो क्या सूती और कपास का जो उद्योग था वो अच्छा फलने फूल रहा था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग बढ़िया ढंग से आगे निकल गए, और जो प्रौद्योगिकी बदलाव थी उसकी गति क्या थी? धीमी थी। मतलब प्रौद्योगिकी जो बदलाव, कारखाने स्थापित, फैक्ट्रियाँ जो स्थापित करने का जो बदलाव उसमें प्रक्रिया थी उसमें क्या थी? थोड़ी गति ही थी, वो धीमी थी। अगला है भाप के इंजन। अब भाप के इंजन से उत्पाद की क्षमता में वृद्धि हुई। अब भाप के इंजनों में से क्या है? पहले तो कोई भी कारखाना मशीन थी वो चलाने के लिए हाथों का प्रयोग किया जाता था या मानव श्रम का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया? इंजन, भाप के द्वारा चलने वाला इंजन है वो आ गया। लेकिन भाप के इंजन का उपयोग बहुत धीमी गति से हो रहा था, लेकिन इसका प्रयोग बहुत कम उद्योगों में किया जा रहा था। अगला है हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। गैस घरों में, शराब खानों में जाड़ों में बहुत काम होता था। बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत की सफाई का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था। बहुत से जो उद्योग वाले थे, कारखाना फैक्ट्री वाले जो उद्योगपति थे, फैक्ट्री मालिक थे, वो मौसम के आधार पर श्रमिकों को अपने काम पर रखते थे।
जैसा उनका मौसम, अगर काम का मौसम आ गया तो श्रमिकों को रख लेते थे, और अगर काम नहीं है तो श्रमिकों को वो उनके घर पर भेज देते थे। उनको काम की कोई आवश्यकता उनको नहीं होती थी। इसलिए भी जो उद्योगपति थे, कारखाना थे, वो जो वाष्प ईंधन हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वाष्प जो ईंधन होते थे वो महंगे आते थे, और उनकी जो जितनी अच्छी बढ़िया चीज़ें बताई जा रही इतनी बढ़िया नहीं होती थी, ख़राब होने पर बहुत ज़्यादा खर्चा लगता था। लेकिन मानव की जो प्रक्रिया थी, मानव के द्वारा वो मजदूर रख करके अपना काम आसानी से करवा सकते थे। और बहुत सी काम ऐसे होते थे जो मौसम के आधार पर होते थे, जैसे गैस घरों में, शराब खानों में, बंदरगाहों पर जहाज़ों की सफाई मरम्मत का कार्य होता था, वो सर्दी के मौसम में होता था। और सर्दी के मौसम में इस कार्य पर वो मजदूर आसानी रख करके अपना कार्य करवा लेते थे, और बाकी समय में मजदूरों की उनको आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती थी। ये था हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। मजदूरों की ज़िंदगी। अब बाज़ार में श्रम बहुतायत थी। बाज़ार में क्या था, श्रम की बहुतायत थी, काम का बहुत था। इसे मजदूरों के जीवन को प्रभावित किया। जैसे ही नौकरियों के बारे में गांव वालों को पता चला, सैकड़ों की संख्या में लोग शहरों की ओर चल पड़े। उन्हें मौसमी काम मिलने लग गया था। अब बाज़ारों में काम बहुत ज़्यादा मिल रहा था, तो जैसे ही गांव के लोगों ने पता चला ग्रामीण इलाकों में कि वो शहरों में जा कर के हम पैसा कमा सकते हैं, अपनी आजीविका तला सकते हैं, तो वो नौकरी की तलाश में शहरों की ओर निकल पड़े, और सैकड़ों की संख्या में लोग शहरों में आकर बसने लगे, और वहाँ पर उन्हें मौसम के आधार पर काम है वो मिलने लगा। जिस समय गांव में काम नहीं होता था, तो गांव के लोग फ्री होते थे, कोई भी खेती का कार्य नहीं होता, तो शहरों में आकर के कार्य करने लग जाते थे। ये मजदूरों की ज़िंदगी थी भाई। अगला है शहरीकरण। इस शहरों का विकास किस प्रकार से हो गया। 1840 के बाद निर्माण कार्यों में तेज़ी आ गई। 1840 के बाद निर्माण कार्यों में तेज़ी आ गई, और सड़कों को चौड़ा किया जाने लगा, नए रेलवे स्टेशन बनने लगे, सीवर उद्योग बढ़ा, परिवहन उद्योग में वृद्धि हुई। इस प्रकार मजदूरों को भी अधिक काम मिलने लगा। अब शहरीकरण में शहर बढ़ने लगे, शहरों में आबादी बढ़ने लगी, तो शहरों में आबादी बढ़ेगी तो वहाँ पर जो रहने, खाने, पीने, हर प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए तो वहाँ पर निर्माण कार्य है तेज़ी से बढ़ने लगा। रोडों को चौड़ा किया जाने लगा, रेलवे स्टेशन बनाए जाने लगे, पानी निकासी के लिए सीवर की व्यवस्था की जाने लगी, परिवहन लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो तो परिवहन के संसाधनों की जो पूर्ति थी वो किया जाने लगा। इस प्रकार से वहाँ मजदूरों को बहुत बहुतायत रूप में, मतलब बहुत ज़्यादा रूप का काम है वो मिलने लग गया था। अगला है हमारा बुनकरों की स्थिति। बुनकरों की स्थिति 1760 और 1770 के दशक में बंगाल और कर्नाटक में अंग्रेज़ों की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो गई थी। भी 1760 और 1770 में बंगाल और कर्नाटक में क्या राजनीतिक रूप से जो अंग्रेज़ थे वो उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो कपड़ा व्यापार था उस पर अपना अधिकार स्थापित करने की सोची। क्यों ना हम अपने इस कपड़े का जो व्यापार है इस पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लें। तो उन्होंने क्या किया, बुनकरों से कपड़ा प्राप्त करने के लिए यूरोपीय व्यापारियों से होड़ करनी पड़ती थी। पहले क्या, बुनकरों से कपड़ा प्राप्त करने के लिए जो भारत के अंदर और भी अधिक कंपनियां आई हुई थी, और वो भी बुनकरों से कपड़ा खरीदती थी, और अंग्रेज लोग भी बुनकरों से कपड़ा खरीदते थे। तो अंग्रेज़ों ने इस प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने का एक कार्य सोचा। तो अंग्रेज़ों ने बुनकरों को अपना प्रत्यक्ष अधिकार स्थापित करना चाहा। कंपनी ने बुनकरों के अन्य खरीदारी के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी। इसके लिए उन्हें पैसे की रकम दी जाने लगी, लेकिन जल्द ही बहुत सारे बुनकरों गुमास्तों के मध्य टकराव की खबरें आने लगी। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसके लिए अंग्रेज़ों ने अपने कपड़े व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए, प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए बुनकर नियुक्त किए। ठीक है ना। बुनकर वे लोग थे जो अंग्रेजी अधिकारियों के तहत कार्य करते थे। बुनकरों को वो पेशगी देते थे, पैसा एडवांस में देते थे, और कोई एक शर्त होती थी, अगर हमसे पैसे लेंगे तो हमें ही कपड़ा है वो आपने देना होगा। वो एडवांस में पेशगी के रूप में पैसा उनको देते थे, और उन पर ये पाबंदी होती थी कि वो किसी भी अन्य व्यापारी को कपड़ा नहीं बेच सकते थे। लेकिन धीरे धीरे ये प्रक्रिया है और बढ़ने लगी कि काम ज़्यादा होने लगा, तो काम समय पर न मिलने पर ये मारपीट करने लगे।
तो इससे कहीं जगह अनेकों जगह पर बुनकरों और जो गुमास्ते थे उनमें टकराव की खबर भी आने लगी थी। ये था हमारी बुनकरों की स्थिति भाई। अगला है भारत में प्रारंभिक उद्यमी। भारत का प्रारंभिक उद्यमी। अब भारत में शुरुआती जो उद्यमी थे, उद्योग लगाने वाले जो लोग थे वो कौन थे? बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर थे। चीन के साथ व्यापार में बहुत धन कमाया था। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार किया था, उसमें बहुत सारा धन कमाया इन्होंने। और 1917 में कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकमचंद ने भी चीनी के साथ व्यापार किया। और दूसरा तो कौन था? सेठ हुकमचंद। पहला द्वारकानाथ टैगोर, सेठ हुकमचंद और जसमेर नुसरवान जी टाटा, ये शुरुआती उद्योगपति थे हमारे देश के। हुकमचंद ने चीन के साथ व्यापार किया और जसमेर नुसरवान टाटा भी एक व्यवसायी थे, पहले आरंभिक व्यवसायी थे। इन्होंने भी वहाँ पर अपना एक जसमेरपुर में लोहा इस्पात संयंत्र लगाया था। ये शुरुआती उद्योगपति थे हमारे देश के। अगला टॉपिक हमारा रहता है औद्योगिक विकास का अनूठापन। औद्योगिक विकास का अनूठापन। 19वीं सदी के अंत में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर से बनी वस्तुओं की से प्रतिस्पर्धा नहीं की। तो 19वीं सदी में क्या भारतीय जो उद्योगपति थे, व्यवसायी लोग थे, उन्होंने अपने देश में अपने उद्योग लगाने स्थापित किए। तो मैनचेस्टर मतलब विदेशी बाजार, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार था, विदेशी जो बाजार थे उनकी जो बनी हुई वस्तु थी उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की। और 1906 में चले स्वदेशी आंदोलन ने देशी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। और 1906 में स्वदेशी जो आंदोलन चलाया गया था, उस आंदोलन के द्वारा लोगों ने विदेशी माल का बहिष्कार किया और स्वदेशी माल को अपनाना शुरू किया था। 1900 से 1912 तक भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दोगुना हो गया था। और 1900 से 1912 तक भारत में बनने वाला जो सूती कपड़ा था उसका उत्पादन था वो दोगुना हो गया था। तो अगला टॉपिक हमारा है लघु उद्योगों की बहुतायत। लघु उद्योग, एक तो फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, और एक लघु उद्योग जो घर में जो माल तैयार होता है, उत्पाद तैयार होता है, उसको हम बोलते हैं लघु उद्योग। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में उद्योगों में बढ़ोतरी हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में क्या हुआ? उद्योगों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था। अब भारत में प्रथम विश्व युद्ध के बाद उद्योग तो बढ़े, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था। विशाल जो उद्योग थे, बड़े बड़े जो उद्योग थे, बहुत कम थे। और 20वीं सदी के अरकंदा उद्योग में वृद्धि हुई। जो अरकंदा उद्योग था 20वीं सदी में, उसमें वृद्धि हुई। पहले हाथों से जो कपड़ा बनाया जाता था उसको अरकंदा उद्योग बोलते थे। और 1900 में 1940 के बीच यह 3 गुना हो गया था। और 1900 से 1940 के बीच ये अरकंदा उद्योग था वो 3 गुना हो गया था। ये था हमारा लघु उद्योग और की बहुतायत। अगला है वस्तुओं के लिए बाजार। अब वस्तुओं के लिए बाजार उत्पाद करना। देखिए, विज्ञापन विभिन्न उत्पादकों को जरूरी और वांछनीय बना देता है। विज्ञापन, कोई भी प्रोडक्ट हम बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उसमें विज्ञापन देखते हैं। विज्ञापन देख करके हम उस चीज़ को खरीदना पसंद करते हैं, भाई ये इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को जरूरी और वांछनीय बना देते हैं। उत्पादकों ने अपने उत्पाद को बेचने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए। तो वस्तुओं के लिए बाजार में क्या किया गया? कोई भी प्रोडक्ट तैयार किया गया और प्रोडक्ट की मशहूरी के लिए, उसके उत्पादन के लिए विज्ञापन का तरीका अपनाया गया। लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पहले बताया गया। तो इसके इन सब चीज़ों के बारे में हम अभ्यास के जो प्रश्न करेंगे उनमें पढ़ेंगे। तो यही था हमारा पाठ का विवरण। पाठ का मतलब लगभग पाठ में कवर हो गया है हमारा। और पाठ अपना एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लेना। एनसीईआरटी बुक से अगर पाठ नहीं पढ़ेंगे तो आपको पाठ समझ में नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही। अगली प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।